अच्छा, जब भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात होती है, तो दिमाग में कौन से नाम आते हैं? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, है ना? लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि सीखने के सबसे पुराने और शायद सबसे असरदार सेंटर कहीं और थे? एक ऐसे दौर में जिसके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते। तो चलिए इसी बात पर एक सवाल उठाते हैं। दुनिया की पहली असली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, मतलब ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया से स्कॉलर्स ज्ञान की तलाश में आते थे, वो थी कहां? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। यूरोप में नहीं, बल्कि प्राचीन भारत में। जी हां, ये वो जगहें थीं जहां सदियों पहले ग्लोबल एजुकेशन की नींव रखी गई थी। और इनकी कहानी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। ठीक है, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, ये जो शानदार यूनिवर्सिटीज़ थीं, ये अचानक से कहीं से नहीं आ गईं। ये एक बहुत ही खास ऐतिहासिक दौर में फली-फूली, एक ऐसा समय जिसे भारत के इतिहास का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। ये दौर था गुप्त साम्राज्य का। करीब चौथी से छठी सदी के बीच इस एम्पायर ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां शांति थी, स्टेबिलिटी थी और खूब प्रॉस्पेरिटी थी। मतलब कल्चर और साइंस दोनों ही जबरदस्त तरक्की कर रहे थे। और बस यही वो जमीन थी जहां ज्ञान के इन बड़े बड़े सेंटर्स ने जड़ें पकड़ी। और इस दौर की एक और बड़ी खास बात थी पेट्रोनेज, यानी संरक्षण। गुप्त शासक सिर्फ राजा नहीं थे, वो विजनरी थे। उन्होंने आर्ट और साइंस को खूब बढ़ावा दिया, स्कॉलर्स को सपोर्ट किया, इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग दी और एक ऐसा कल्चर बनाया जहां नॉलेज को सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती थी। बस इसी रॉयल सपोर्ट की वजह से इन यूनिवर्सिटीज को फलने फूलने का मौका मिला। और इसी माहौल से निकले एजुकेशन के दो बड़े नाम। एक था पायनियर, जिसने रास्ता दिखाया, और दूसरा उसका और भी बड़ा और एम्बिशियस सक्सेसर, जो आगे चलकर नॉलेज का एक ग्लोबल सिंबल बन गया। हम बात कर रहे हैं तक्षशिला और नालंदा की। तक्षशिला, जो 6th सेंचुरी बीसी से था, दुनिया के सबसे पुराने लर्निंग सेंटर्स में से एक था। इसका मॉडल थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड था, मतलब अलग अलग टीचर्स अपने स्कूल चलाते थे। लेकिन नालंदा, वो कुछ और ही था। 5वीं सदी में बना ये एक बहुत बड़ा स्टेट स्पॉन्सर्ड रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। मतलब इसका स्केल ही अलग था, पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया था। तो चलिए अब नालंदा पर फोकस करते हैं। इसे गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था और ये बहुत जल्द ही प्राचीन शिक्षा का सबसे बड़ा सेंटर बन गया। आज भी अगर इसके खंडहरों को देखें तो वो इसकी शान और इसके बड़े विजन की कहानी बताते हैं। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये एक तरह से पूरी सभ्यता के लिए एक लाइट हाउस था। तो आखिर नालंदा में ऐसा क्या खास था? बात सिर्फ इसके साइज की नहीं थी, बात थी इसके इंटेलेक्चुअल माहौल की और इसके ग्लोबल रीच की। इन्हीं चीजों ने इसे एक लेजेंड बना दिया। जरा इन नंबर्स को इमेजिन कीजिए। 10,000 स्टूडेंट्स, 2,000 टीचर्स, सब एक ही कैंपस में। चीन, ग्रीस, पर्शिया, मतलब दूर दूर से स्कॉलर्स यहाँ पढ़ने आते थे। ये उस जमाने की सबसे बड़ी और सबसे डाइवर्स लर्निंग कम्युनिटी थी। सच में एक ग्लोबल हब ऑफ नॉलेज। और यहाँ पढ़ाया क्या जाता था? जो सिलेबस था वो कमाल का था, बहुत मॉडर्न और बहुत वास्ट। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ धर्म की पढ़ाई होती थी। यहाँ मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, लॉजिक, फिलॉसफी, यहाँ तक कि मिलिट्री साइंस जैसे 60 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। ये एक तरह से साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और एथिक्स का मिक्सचर था, बिल्कुल आज की मॉडर्न लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ की तरह। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसी माहौल ने दुनिया बदलने वाली डिस्कवरीज को जन्म दिया। यहीं पर आर्यभट्ट जैसे महान थिंकर्स ने जीरो के कॉन्सेप्ट और डेसिमल सिस्टम को फॉर्मलाइज किया, जो आज हमारे सारे मॉडर्न मैथ्स और टेक्नोलॉजी का बेस है। और ये सारा ज्ञान कहाँ रखा जाता था? ये रखा जाता था धर्मगंज में, जिसका मतलब है सत्य का खजाना। ये नालंदा की विशाल लाइब्रेरी थी। सोचिए, 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जिनके नाम थे रत्न सागर, रत्नोधधि और रत्न रंजक। इसमें लाखों पांडुलिपियां थीं। ये प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक थी। लेकिन जैसा कि हर महान कहानी के साथ होता है, इस कहानी में भी एक दुखद मोड़ आया। ज्ञान का ये चमकता सूरज हमेशा के लिए नहीं रहा। हुआ ये कि 12वीं सदी के आखिर तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से नालंदा कमजोर पड़ने लगा और फिर 1193 में तुर्की जनरल बख्तियार खिलजी के आक्रमणकारियों ने इस यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। भारत में बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। ये जो बात है, ये नुकसान की गहराई बताती है। तिब्बती सोर्सेस के मुताबिक लाइब्रेरी की आग महीनों तक नहीं बुझी। जरा सोचिए, सदियों का जमा किया हुआ ज्ञान, कितनी ही किताबें, कितनी ही डिस्कवरीज,
सब हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये इंसानी इतिहास का एक बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन आप बिल्डिंग्स को जला सकते हैं, आइडियाज को नहीं। जो स्कॉलर्स बच गए वो अपने साथ बची खुची पांडुलिपियों को लेकर तिब्बत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया चले गए। इस तरह उन्होंने नालंदा की विरासत को बचाया और पूरे एशिया में फैला दिया। उन्होंने ये पक्का किया कि ज्ञान की ये मशाल बुझने ना पाए। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। साल 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी को उसी प्राचीन साइट के पास फिर से शुरू किया गया। आज ये नई नालंदा यूनिवर्सिटी उसी पुरानी स्पिरिट को जिंदा करने की कोशिश कर रही है। एक ऐसी जगह बनने की जहां दुनिया भर से लोग आकर सीखें, डिबेट करें और अलग-अलग कल्चर्स के बीच एक पुल का काम करें। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन प्राचीन यूनिवर्सिटीज का जो नजरिया था, नॉलेज को देखने का एक होलिस्टिक, ग्लोबल और एथिकल तरीका, जो साइंस को एथिक्स से और लोकल को ग्लोबल से जोड़ता था, वो आज हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को क्या सिखा सकता है? शायद इन पुराने खंडरों में ही हमारे भविष्य के लिए कोई बड़ा सबक छिपा हो।